हमें हंसाती भी हैं, बहुत कुछ सिखाती भी हैं और सच कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तो आज हम सब मिलकर भारतीय कथा परंपरा की इस गहरी और समृद्ध विरासत में उतरेंगे और उस ज्ञान को खोजेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। एक पल के लिए जरा सोचिए तो, कौन सी कहानी थी वो? किसी चालाक लोमड़ी की या फिर किसी बहादुर राजकुमार की? ये वो यादें हैं जो अक्सर हमारे साथ ताउम्र रह जाती हैं, है ना? और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जो हमारी अपनी यादें हैं, ये असल में एक बहुत बड़ी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं। ये वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही हैं, अलग अलग संस्कृतियों में थोड़ा बहुत ढलकर और दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बनाती रही हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस परंपरा की नींव को समझने से। आखिर ये लोक कथा होती क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि लोक कथाएं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। वो किसी भी समाज के जो मूल्य होते हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका एक आईना होती हैं। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें मौखिक परंपरा से मिली है, मतलब सिर्फ सुनकर सुनाकर। और यही तो हर सभ्यता की अपनी एक पहचान है। और ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से इन कहानियों में बसी उस बेहिसाब रचनात्मकता को दिखाती हैं। सही बात है, ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां कल्पना की कोई सीमा ही नहीं है, जहां कुछ भी, सच में कुछ भी हो सकता है। तो यही वो चीजें हैं जो लोक कथाओं को इतना मजेदार और आकर्षक बनाती हैं। बोलने वाले जानवर, जादुई लोग और अच्छाई बुराई की वो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो असल में हमारी ही दुनिया की एक परछाई है, जहां हम मुश्किलों का सामना करते हैं, उनसे सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये कल्पना और हकीकत का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। अच्छा, तो इन सभी चीजों को मिलाकर भारतीय साहित्य में एक ऐसा ग्रंथ रचा गया जो आज भी हजारों साल बाद भी पूरी दुनिया में उतना ही अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा, तो ये किताब आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, काफी पीछे, लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तब पंडित विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी। और पता है, इसका मकसद बड़ा ही अनोखा था। राजा अमर शक्ति के 3 राजकुमारों को, जो कह सकते हैं कि थोड़े नासमझ थे, उन्हें सिर्फ 6 महीनों के अंदर कहानियों के जरिए राजकाज और सही आचरण, मतलब नीति के सिद्धांत सिखाने थे। सोचिए जरा। और इसीलिए पंचतंत्र को सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये एक नीति शास्त्र है, मतलब एक ऐसा ग्रंथ जो सिखाता है कि जिंदगी में समझदारी से, बुद्धिमानी से कैसे जिया जाए। पंडित विष्णु शर्मा ने इस पूरे ज्ञान को 5 हिस्सों में, जिन्हें तंत्र कहा जाता है, उनमें बांटा। और हर एक तंत्र जिंदगी के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। ये पांचों तंत्र मिलकर अपने आप में जिंदगी का एक पूरा कोर्स है। देखिए, मित्र भेद दोस्तों के बीच दरार पड़ने की बात करता है, तो मित्र संप्राप्ति बताता है कि दोस्त बनाने के क्या फायदे हैं। काकोलोकियम युद्ध और शांति की रणनीतियां सिखाता है। लब्ध प्रणाश ये बताता है कि जो हाथ में है उसे कैसे न गवाएं। और अपरीक्षित कारक हमें बिना सोचे समझे काम करने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन पंचतंत्र का ये ज्ञान सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, इसने तो पूरी दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये नंबर देखिए, 50 से भी ज्यादा। सोचिए, दुनिया की 50 से भी ज्यादा भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है और दूर तक फैला हुआ है। इसी ने हितोपदेश को प्रेरणा दी। ऐसा भी माना जाता है कि इसने ग्रीस की ईसप की कथाओं को भी प्रभावित किया, और यहाँ तक कि अरब की मशहूर अरेबियन नाइट्स की कहानियों में भी इसकी झलक मिलती है। ये इतिहास में सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली गैर धार्मिक किताबों में से एक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पंचतंत्र एक बहुत प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी कहानी कहने की उसी जिंदा दिल लोक कथा परंपरा का हिस्सा है जहां से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी। ये एक ऐसी धरोहर है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चली आ रही है। और ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां कहानियां हर पल बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, वो कौन सी कहानियां होंगी जो अगली पीढ़ी तक पहुंचेंगी? सच में सोचने वाली बात है।